गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल ए से अरुहा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपके इस चैप्टर में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट दी नेशन बिल्डिंग के बारे में, क्या क्या चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग के टाइम पे, एज वेल एज पार्टीशन का क्या था, कैसे रीसेटलमेंट था, क्या क्या दिक्कतें थी, डिफिकल्टीज थी, ठीक है, कश्मीर इशू क्या था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड हमारे नेहरू जी, इनका क्या रोल था इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट में, लिंग्विस्टिक इंटीग्रेशन में, इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के लिए आप अपने एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसको आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये जो चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये बेस्ड है इंडिपेंडेंस के टाइम का, ठीक है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिपेंडेंस। तो यार जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तो हमारी इंडिया जो है कोई अच्छी कंडीशन या कोई खास कंडीशन में तो थी नहीं, ठीक है। उस टाइम में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इकोनॉमिकली देख लो, सोशली देख लो, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी, तो मेन जो टेंशन रहता था हिंदू मुस्लिम में वो था। एंड जब हमें आज़ादी मिली उस टाइम में पार्टीशन भी हुआ हमारे इंडिया का, तो हम ये नहीं सोच पा रहे थे कि हम आज़ादी मिलने की खुशी मनाएं कि इस पार्टीशन का दुख मनाएं, ठीक है। तो उस टाइम में अगर हमें भले ही आज़ादी तो मिल गई थी, बट उस टाइम में एक बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं लैंडमार्क पीरियड है हमारे हिस्ट्री का कि है पार्टीशन, ठीक है। तो उस टाइम में क्या था, पार्टीशन को हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि 14 एंड 15 अगस्त के मिडनाइट को, ठीक है, ऑफ 1947। तो 1947 के 14 एंड 15 के मिडनाइट को हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो 15 अगस्त टोटली नहीं है, तो हम 15 अगस्त को मनाते हैं हमारे इंडिपेंडेंस डे, बट एक्चुअल इंडिपेंडेंस हमें मिडनाइट को मिली थी, ठीक है। तो मिडनाइट को डिक्लेयर हुआ था इंडिया आज़ाद है, ओके। एंड उस टाइम पे नेहरू जी जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक स्पीच दिया था जिसका टाइटल था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का मतलब क्या है, डेस्टिनी मतलब क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। आपका डेस्टिनी क्या है, आपका एम क्या है, गोल क्या है। एंड हमारा उस टाइम में गोल क्या था, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये था हमारा गोल। एंड ट्रिस्ट मतलब एक डील। तो नेहरू जी ने उस स्पीच में ये बोला था कि हमें अब आज़ादी मिल गई है, हमारा जो सपना था, हमारा जो डेस्टिनी था वो हमें मिल गया है, बट उसके साथ साथ अभी काफ़ी जिम्मेदारी भी हम पे आ गई है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, क्योंकि इस आज़ाद भारत में अब हमें और भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो उस टाइम में जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में दो गोल हमारे सामने था, दो गोल इंडिया के सामने था। फर्स्ट इज कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, सारे पीपल्स को राइट होने चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। जो गवर्नमेंट आएगी वो लोगों की सहमति से आएगी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल होगा, ओके। एंड सेकेंड चीज़ क्या था कि जितने भी ऑप्रेस्ड क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास है, मीन्स जो हम कह सकते हैं लोअर सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, उनको क्या होगा, उनके लिए अच्छा किया जाएगा। तो जो भी गवर्नमेंट करेगी इट शुड बी फॉर द गुड ऑफ ऑल, ठीक है। तो जो भी डिप्रेस क्लास है उनके लिए अच्छा होना चाहिए। तो ये दो गोल हमारा था, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पीपल, टू डू गुड फॉर ऑल द पीपल। बट उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें अचीव करना उतना आसान नहीं था, ठीक है। उस टाइम में सिचुएशन कुछ और ही थी, उस टाइम में मार काट ये सब चल रही थी, पार्टीशन का सीन चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान नहीं थी। तो इंडिया के सामने ना 3 चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग का। अब एक कंट्री बनाने के लिए, कंट्री फॉर्म करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, एंड उस टाइम में भी इस नेशन को बनाने के लिए, इस इंडिया को एक सक्सेसफुल कंट्री बनाने के लिए, एक अच्छा सा नेशन बनाने के लिए उस टाइम में 3 चैलेंजेस थे इंडिया के सामने, गवर्नमेंट के सामने। फर्स्ट इज डाइवर्सिटी। अब देखो इंडिया एक ऐसा यूनिक कंट्री है कि इसमें हर टाइप के रिलीजन आपको मिलेगा, एज वेल एज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी। अगर हम हर एक स्टेट में चले जाए तो सबका अलग कल्चर है, सबका अलग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और ये कहा जाता है जहाँ पे इतने डाइवर्स लोग एक साथ रहते हैं वो नेशन ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे
हम कह सकते हैं उस टाइम में चैलेंजेस थे एंड काफ़ी सारे हमारे मन में क्वेश्चन थे कि क्या इतनी डाइवर्स कंट्री क्या आगे जा पाएगी, क्या सक्सेसफुल हो पाएगी। तो डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि कैसे सबको एकोमोडेट करें, कैसे हर एक रिलीजियन को हम यहाँ पे रखें, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे थे हिंदू मुस्लिम का क्या चल रहा था, क्या टेंशन चल रहा था, ठीक है। तो उसको मेन ध्यान में रखते हुए अगर हम सोचें कि डाइवर्सिटी, तो उस टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज था, दैट इज डाइवर्सिटी। बिकॉज इंडिया में हर एक जगह पे हम देख सकते हैं अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, अलग रिलीजियन है, सबके अलग अलग थॉट्स है। तो उस थॉट्स को कैसे अकोमोडेट किए जाए, उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा थॉट्स जो है हमारे मन में थे। तो सेकंड है डेमोक्रेसी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रखा है। कैसे? हमने फंडामेंटल राइट दिया है, सबको हक है कि अगर उसका फंडामेंटल राइट हार्म होता है तो वो कोर्ट जा सकता है। तो ये कहलाता है कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ये डेमोक्रेटिक है, बिकॉज एवरीवन हैज द फंडामेंटल राइट एंड द राइट टू मूव टू कोर्ट। सेकेंड थिंग ये है कि हम अपने जो लीडर्स हैं उनको चुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर इलेक्शन सिस्टम था, ये सब था, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट था हमारा, आप लीडर्स को चुनते हो, यू हैव द राइट टू वोट, यू हैव टू राइट टू कंटेस्ट। तो ये सब चीजें थी। ओवरऑल अगर हम बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था। बट चैलेंज यहाँ पे कहाँ आया? चैलेंज ये था कि इस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम प्रैक्टिस में कैसे लाएं, ठीक है। अब मैं तो बहुत कुछ लिख सकती हूँ यार पेपर में कि हाँ मैं ये भी कर दूंगी, ये भी कर दूंगी, बट वो असल में प्रैक्टिस में लाना बहुत बड़ी बात है। तो उस टाइम में डेमोक्रेसी, हमने डेमोक्रेटिक पैटर्न तो हमने अडॉप्ट कर रखा था, बट उसको हम प्रैक्टिस में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी जैसे हम देख ले कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द डिप्रेस्ड क्लास, जो मिड लोअर क्लास है, ठीक है, जो गरीब लोग है, पुअर पीपल है, उनके लिए कुछ करना है। इसके लिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएस पे रखा है, पार्ट 4 में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ पे कुछ पॉलिसीज बताए गए हैं कि गवर्नमेंट इनको लागू कर सकती है फ्यूचर में अगर वो चाहे तो, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। एंड उसके साथ हम देख ले हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दी हुई है, इक्वालिटी की राइट, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, ये सब दिया हुआ है। बट अगेन मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे क्या था, मेन चैलेंज यहाँ पे क्या था कि जो भी पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो पाएगी कि नहीं, अगर हो पाए तो जो गरीबी है उसको हटा पाएगी कि नहीं, सब लोगों के लिए इक्वली एंड सोशली वो बेनिफिशियल होगा कि नहीं, ये जो सारी चीज है वो उस टाइम में चैलेंज था, ठीक है। अब आते हैं सबसे बड़ा चैलेंज इंडिपेंडेंस के टाइम का, ठीक है, पार्टीशन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पार्टीशन उस टाइम में क्या हुआ था, क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रोसेस थे पार्टीशन का, इसको हम पढ़ते हैं। अब देखो पार्टीशन हुआ था 15 अगस्त के मिडनाइट को, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था उसके साथ पार्टीशन भी हुआ था। एंड इसके पीछे क्या रीजंस थे? एक्चुअली क्या था ना कि यहाँ पे 2 कम्युनिटीज थी, एक तो 2 लार्ज, अगर हम देख ले 2 लार्ज रिलीजियस कम्युनिटी, एक मुस्लिम और दूसरा है हिंदू। तो ये था कि 1937 में एक इलेक्शन हुआ था, इससे पहले, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले एक इलेक्शन हुआ था, प्रोविंशियल इलेक्शन, जहाँ पे मुस्लिम लीग हार गई थी एंड कांग्रेस जीत गया था। एंड उस टाइम में कहीं ना कहीं मुस्लिम को ये लगा था कि अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें कहीं ना रिप्रेजेंटेशन है वो शायद हमें वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंडिया है वो एक हिंदू कंट्री है, उनको ये लगता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू की डोमिनेशन है, इसलिए मुस्लिम्स को यहाँ पे कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता, इसलिए वो अपनी ऑटोनॉमी का मांग कर रहे थे, ठीक है। एंड इसमें बहुत बड़ा रोल था ब्रिटिशर्स का, जिसने ये सब उनके दिमाग में घुसाया। ओके, तो इन सब चीजों की वजह से ना मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अगर हम इंडिया में रहे तो हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, हमें बोलने का अधिकार नहीं होगा, ये वगैरह जो भी था उनको लग रहा था उस टाइम पे। एंड इसलिए वो अपनी ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे। ओके, उन्होंने ये नहीं बोला था कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए। ओके, उन्होंने ऑटोनॉमी की मांग की थी उस टाइम में। ओके, मुस्लिम लीग ने ये बोला था। एंड उसके बाद उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। 2 नेशन थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू 2 नेशन थ्योरी इंडिया में 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक मुस्लिम, दूसरा है हिंदू, ठीक है। इसलिए हिंदू के लिए ये इंडिया है एंड मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री होना चाहिए। एंड उन्होंने उस कंट्री का नाम क्या दिया था?
पाकिस्तान। ओके, तो दिस इज टू नेशन थियरी, जहाँ पे उन्होंने बोला था दो नेशन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि एक तो दो टाइप के लोग इंडिया पे रहते हैं, दोनों के लिए एक अलग अलग नेशन होना चाहिए। बट ये जो प्रपोजल है ये कांग्रेस ने बिल्कुल अपोज किया था। ठीक है, कांग्रेस इसके खिलाफ थी कि टू नेशन थियरी वगैरह के खिलाफ थी। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल वो सब कंटेस्टेशन चल रहा था, पॉलिटिकल टेंशन चल रहा था, साथ में ब्रिटिशर्स के भी बहुत ज्यादा रोल थे। एंड आखिरकार इस टू नेशन थियरी को इफेक्ट में लाया गया एंड फाइनली इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ 14th एंड 15th अगस्त के मिडनाइट को। ठीक है, इस पार्टीशन के एक प्रोसेस था। ठीक है, इस पार्टीशन को कैसे करें? अब ये इंडिया है, इंडिया को अगर हमें तोड़ना है, अगर हमें एक और नेशन इसमें से क्रिएट करना है तो हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एंड वो प्रोसेस कौन सा था? दैट इज ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। रिलीजियस मेजॉरिटी क्या है? तो ये सोचा गया, ठीक है, अब आपको टू नेशन थियरी चाहिए, इंडिया ने बोला कि आपको टू नेशन थियरी चाहिए, ठीक है हम बनाएंगे, बट इसके लिए एक प्रोसेस होगा, वो है कि रिलीजियस मेजॉरिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कि जिस भी हम देखेंगे कि इंडिया में कहाँ पे मुस्लिम की मेजॉरिटी ज्यादा है, जहाँ पे मुस्लिम की मेजॉरिटी होगी वहां पे हम उसको पाकिस्तान बना देंगे। पहले तो ये सोचा गया, ठीक है, कि ऐसे हम पार्टीशन करेंगे। बट प्रॉब्लम इसमें क्या आई? आखिर ऐसे हुआ नहीं, तो प्रॉब्लम इसमें क्या आई कि ऐसे कोई भी एक पर्टिकुलर बेल्ट नहीं था, ऐसे कोई भी पर्टिकुलर रीजन नहीं था जहाँ पे मुस्लिम की मेजॉरिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं थी कहीं पे, ठीक है, हम कह सकते हैं रिलेटिवली कहीं ज्यादा कम होगी, बट हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते उसको। तो दो ही हमने देखा थे, दो ही पार्ट्स देखे थे। एक तो था वेस्ट में पंजाब एंड ईस्ट में जो है वेस्ट बंगाल, वहां पे मुस्लिम की पॉपुलेशन जो है एज कंपेयर टू अदर स्टेट ज्यादा थी। ठीक है, तो ये डिसाइड किया कि ठीक है दो पाकिस्तान बनाएंगे। बट प्रॉब्लम ये थी कि दोनों को हम इकट्ठा कैसे करें? ठीक है, दोनों को हम एक साथ कैसे लाए? एक तो हो नहीं सकता। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम क्या आया? नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। अब सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल जैसे आप ले लो, खान अब्दुल गफार खान जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन के वो एक लीडर थे, उनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को अपोज किया, उनको पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना था। फिर भी अगर हम देखें वो एक मुस्लिम थे बट उनको पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना था। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको भी उनकी बातों को दबा दिया गया, सप्रेस किया गया और उनको उसमें पाकिस्तान में जो है मिला लिया गया, उनको भी पाकिस्तान के साथ मर्ज कर लिया गया। सेकेंड प्रॉब्लम यह है, देयर वर लार्ज नॉन मुस्लिम population in Muslim majority areas। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो ये आई कि जो मुस्लिम रीजन हमने देखा था, एक वेस्ट में एक ईस्ट में, हमने देखा था कि दो रीजन है जहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है। बट वहाँ पे कुछ नॉन मुस्लिम्स भी तो रहते थे, उनकी भी पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो क्या करें? इसलिए क्या हुआ, जो एक ईस्ट में एंड वेस्ट में जो रीजन में जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी उनको फर्दर डिवाइड किया गया। तो अगर हम देखें यहाँ पे है पंजाब, ठीक है, पीबी, एंड यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, एंड इन दोनों रीजन पे मुस्लिम मेजोरिटी थी बट यहाँ पे कुछ नॉन मुस्लिम्स भी रहते थे। ठीक है, इसलिए इसको क्या किया गया, फर्दर डिवाइड किया गया। ओके, एंड ये जो पार्ट है एंड ये जो पार्ट है ये दोनों क्या बन गए, पाकिस्तान के पार्ट। तो दो पाकिस्तान बने, एक वेस्ट पाकिस्तान एंड दूसरा है ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान कौन सा? ईस्ट पाकिस्तान जो वेस्ट बंगाल से डिवाइडेड हुआ था, एंड वेस्ट पाकिस्तान कौन सा? जो इस पंजाब से डिवाइड हुआ था। ओके, तो ऐसे दो पाकिस्तान बने। तो यहाँ पे एक पाकिस्तान नहीं बना जो हम पहले वाले में देख रहे थे कि इनको ऐड कैसे करें या फिर कैसे एक पाकिस्तान बनाए। तो इसके बदले क्या हुआ, दो पाकिस्तान बना, एक वेस्ट और एक ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। अब आप सोचो आधी रात को, ठीक है, मिडनाइट ही चल रहा था वो, आधी रात को आप सो रहे होते हो, आपको क्या पता कि अभी पार्टीशन होने वाला है, आप जहाँ पे भी हो वो किसी और की जगह है, कोई और कंट्री है। ठीक है, अगर आप मान लो अभी सो रहे हो या फिर अभी बैठे हो, अचानक अभी पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया गया या फिर अचानक जो है पार्टीशन हो गया, ठीक है, एंड आपको पता चला कि आप जहाँ पे बैठे हो वो तो एक दूसरी कंट्री है, तो आपको कैसा शॉक लगेगा। ठीक है, लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे एंड जो माइनॉरिटीज थे, मान लो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का पार्ट जो डिवाइड हो गया है वहाँ पे जो माइनॉरिटीज रह गए थे, ठीक है, जो हिंदूज रह गए थे मुस्लिम एरियाज में या फिर जो मुस्लिम्स रह गए थे हिंदू एरियाज में, ठीक है, जो माइनॉरिटीज का वो चल रहा था, तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आया था। ठीक है, मान लो जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान डिवाइडेड हो गया है उसमें
कुछ हिंदूज रह गए, ठीक है, तो वो माइनॉरिटीज हो गए वहाँ के। सेम वाइज अगर हम इंडिया में देखें, जो पार्ट इंडिया के आगे, इंडिया के अंदर आ गए, वहाँ पे कौन माइनॉरिटीज हो गए, मुस्लिम माइनॉरिटीज में आ गए। तो माइनॉरिटीज को काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि लोग तब मारने पीटने में आ गए थे, कम्युनल वायलेंस चल रहा था। तो उस टाइम में आप सिचुएशन सोचो कि 14 एंड 15 के मिडनाइट में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होती है। साथ में ये भी बता दिया जाता है कि अब जो इंडिया है डिवाइड हो गया है, पार्टीशन हो गया है, एक है पाकिस्तान, एक है हिंदुस्तान। एंड दोनों जो है उस टाइम में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, ठीक है, लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट हो रहे थे। बट उस टाइम में बहुत अच्छे लोग भी थे, कुछ डॉक्टर्स थे, ठीक है, जो मुस्लिम्स हिंदूज़ की मदद कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम्स की मदद कर रहे थे। तो कुछ तो थे अच्छे, बट सब अच्छे तो हो नहीं सकते, कुछ मारने पीटने में आ गए थे, ठीक है। उस टाइम में ये सब प्रॉब्लम चल रहा था। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो पार्टीशन में हमने पहले देखा टू नेशन थियरी, उसके बाद हमने देखा क्या प्रोसेस था, दैट इज ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, बट उसमें भी 4 हमने दिक्कतें देखी। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो कंसिक्वेंस क्या हुए। अब ये जो सारी चीजें हुई, इसके कंसिक्वेंस क्या हुए, पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंस जो है 6 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये। ओके, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ट्रांसफर ऑफ पीपल, लोग जहाँ भी थे वहां से ट्रांसफर हो रहे थे, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। अगर आप पिक्चर देखोगे आपके बुक में, ट्रेन में बैठ बैठ के लोग, मतलब कितने सारे लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, कोई पैदल ही जा रहा था, कोई कैसे भी जा रहा था। तो मतलब उस टाइम में बहुत ज्यादा भागदौड़ वाली सिचुएशन हो गई थी, कैसे भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे थे, जा रहे थे। तो फर्स्ट कंसिक्वेंस था ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड कंसिक्वेंस था किलिंग्स एंड एट्रोसाइड्स। किलिंग्स एंड एट्रोसाइड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो माइनॉरिटीज रह गए थे उस एरियाज में, उस जगह पे मारकाट हो रही थी, हिंदू को मुस्लिम मार रहे थे, मुस्लिम को हिंदू मार रहे थे, तो ये सब चीजें उस टाइम पे चल रही थी। थर्ड है कम्युनल जोन्स। पंजाब के लाहौर में, ठीक है, तब उस टाइम पे तो डिवाइड हो गया था, लाहौर में एंड कैलकाटा में, ठीक है, कोलकाता जो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है, दोनों एक कम्युनल जोन बन गया था, ठीक है। वहां पे मतलब हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदूज को मार रहे थे, एंड वो एक कम्युनल जोन बन गया था। हिंदू के एरिया में जो भी मुस्लिम आ रहे हैं उसको वो मार रहे हैं, मुस्लिम्स के एरिया में जो हिंदू आ रहे हैं उनको वो मार रहे हैं, ठीक है, ये सब चल रहा था। ओके, तो लोग यहाँ से वहां कर रहे थे, मार पिटाई चल रही थी, कम्युनल जोन बन गया था। उसके बाद हम देखते हैं द फोर्थ पॉइंट, पीपल गेट होमलेस। तो लोग जो है होमलेस हो गए थे, बेघर हो गए थे, क्योंकि वो जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे थे, ठीक है, तो एक कंट्री, मान लो आप यहाँ पे रहते हो एंड अचानक से यहाँ पे पार्टीशन हो गया, आपको पता चला कि आप दूसरे कंट्री में हो एंड इस कंट्री के आप पार्ट नहीं बनना चाहते हो, तो आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, ठीक है। तो हमें मतलब वहाँ हमारा घर यहाँ पे है, उस कंट्री में तो नहीं है। तो आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो क्या हो गया, आप होमलेस हो गए, बेघर हो गए, आपकी रहने की जगह नहीं है उस कंट्री में जाके। तो ऐसे लोग होमलेस हो गए, काफी बच्चे होमलेस हो गए एंड ये कहा जाने लग गए रिफ्यूजी कैंप्स में। तो इंडिया तब काफी सारे रिफ्यूजी कैंप्स चला रही थी, ठीक है, तो वहां पे लोग रह रहे थे, जो बेघर हो गए थे, जो बच्चे बेघर हो गए थे, रिफ्यूजी कैंप्स में थे। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, वेमेन्स वेर रेप्ड। वेमेन को रेप्ड किया जा रहा था, जो वेमेन्स थी। उसके बाद एब्डक्ट किया जा रहा था, उनको जो है ना किडनैप किया जा रहा था, रेप किया जा रहा था। उसके बाद एंड फोर्स टू मैरिज, तो उनको उनसे जबरदस्ती शादी करके है ना कन्वर्ट करे जा रहे थे इनके रिलीजियंस, ठीक है, बोथ ऑफ द रिलीजियंस में यही चल रहा था वेमेन्स के साथ, ठीक है। तो कन्वर्शन ऑफ रिलीजियन एंड कन्वर्जन एंड एब्डक्शन हो रहा था, किडनैपिंग हो रही थी, ये सब चल रहा था उस टाइम में। 6 पॉइंट है रेफ्यूजी कैंप्स चल रहे थे। तो जो बच्चे बेघर हो गए थे, ठीक है, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, खाने की जगह नहीं थी, तो वो कहाँ पे रह रहे थे, रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, ये सब। उसके बाद 7 पॉइंट है राइटर्स, पोइट्स, फिल्म मेकर्स एक्सप्रेस द रूथलेस किलिंग्स। तो जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, फिल्म मेकर्स थे ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया, तो वो जो है एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी मतलब एक्सप्रेस कर रहे थे कि कैसे जो किलिंग्स हो रही है, एट्रोसिटीज हो रही है, ठीक है, ये जो भी माहौल चल रहा है उस टाइम का, उनको वो एक्सप्रेस कर रहे थे थ्रू एनी फॉर्म, जैसे भी हो सकता था वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे थे कि ये सही नहीं था, ये नहीं था, तो उनके विचार वो दे रहे थे, ठीक है। तो जो
जो भी राइटर्स, पोइट्स, फिल्म मेकर्स ये थे। उसके बाद 8th है डिवीजन ऑफ एसेट्स। तो जो भी एसेट्स थे स्टार्टिंग फ्रॉम अ टेबल, बेंच, टाइपराइटर या फिर ऑफिस में जो कुर्सी वगैरह जो भी रहती है, हर एक चीज़ का बंटवारा उस टाइम में चल रहा था। तो मतलब इससे क्या हुआ था ना, ये जो कॉन्सिक्वेंस थी बहुत ज़्यादा खराब होने वाला था, बिकॉज पार्टीशन जो है अचानक हुई थी, तो अचानक सब कुछ हो रहा था। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि इंडिया को आज़ादी मिली इन द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त, एंड उस टाइम में ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो है दिया गया, एक स्पीच दिया गया भाई जवाहरलाल नेहरू, बताया गया कि हमें अब रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, हमारे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एंड उस टाइम में हमने देखा कि इंडिया के पास क्या क्या चैलेंजेस थे। सेकेंडली हमने देखा पार्टीशन के बारे में, एंड पार्टीशन कब हुआ था, उसी टाइम हुआ था जब हमें आज़ादी मिली थी। हमने टू नेशन थियोरी देखा जो मुस्लिम लीग ने दिया था, एंड उसके लीडर कौन थे, उनके उस पार्टी के लीडर कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो बेसिकली दिस टू नेशन थियोरी वाज गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना और बाय मुस्लिम लीग। ठीक है, उसने उसके अकॉर्डिंग जो है हमने देखा कि क्या क्या हुआ। कांग्रेस पहले नहीं मान रही थी, बट ड्यू टू सम रीजन बाद में इनमें सहमति हुई, एंड उसके बाद जो है कैसे पार्टीशन हुआ हमने देखा, क्या डिफिकल्टीज थी, क्या कॉन्सिक्वेंस थे हमने देखा। सो दैट इज ऑल अबाउट दी पार्ट 1। पार्ट 2 में हम इंटीग्रेशन वगैरह ऑन जो भी आगे की जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। इफ यू डू प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम उसमें इंटीग्रेशन एंड लैंग्वेज वो सब पढ़ने वाले हैं। लिंग्विस्टिक बेस पे जो भी हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।